हेलो गाइस, ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लिन दिखाई जाती है जो आइस स्केटिंग कर रही होती है। जैसे वो आइस स्केटिंग करते हुए गिरती है वैसे हमें उसकी स्टोरी के बारे में बताया जाता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची। बचपन में उसे आइस स्केटिंग करने का बहुत शौक होता है, इसलिए वो स्कूल में आ जाती है छुपके गार्ड से छुपकर। जहाँ पर स्केटिंग वाला एरिया होता है वहाँ पर स्केटिंग करने के लिए तो वो पहुंच गई थी, पर वहाँ ऑलरेडी एक लड़का भी होता है जो हमारा मेल लीड होता है जिसका नेम नीचे होता है। वो भी इस लड़की को स्केटिंग करते हुए देखकर इसके बिल्कुल साइड में जाकर कहता है कि चलो कम्पीट करते हैं, मतलब साथ में रेस लगाते हैं। अब वो भी इसको पहले तो देखती है और फिर साथ में इसकी रेस लगाने लगती है। अब दोनों की रेस बहुत ही ज्यादा अच्छी जा रही होती है और जैसे ही फाइनल लाइन आने वाली होती है तो वो बताता है कि रेड लाइन आने वाली है। तो वो इसकी बात से और भी ज्यादा तेज होने की कोशिश कर रही होती है, पर फिर भी नीचे उससे आगे ही होता है। अब उसे बस उसे जीतना होता है, इसी वजह से कूदने का ही सोच लेती है। अब उसे पता होता है कि कूदने के बाद इसका वो नीचे लग जाएगा, तो वो उसको पहले से ही बैक से पकड़ लेता है ताकि वो नीचे ना लगे। इस तरह वो गिर भी जाती है पर उसको कोई चोट भी नहीं लगती। अब दोनों ही रेस के बाद एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाते हैं। वो इसे कहने लगता है कि तुम मेरे स्कूल में स्केटिंग करने के लिए आई हुई हो। तो वो थोड़ी डर से जाती तो वह कहता है कि टेंशन मत लो, मैं सिक्योरिटी वाले को नहीं बुलाऊंगा। और उसके फेस को देखते हुए पूछता है कि तुम्हारे फेस पर क्या हुआ है। अब उसकी बात सुनकर दिखाया जाता है कि असल में ना तो इसकी मॉम होती है ना ही डैड होते हैं, इस वजह से किसी रिलेटिव के घर पर रह रही होती है और वो भी इसे बातें सुना रही होती है। यहाँ तक कि रहने के लिए भी कोई एक स्टोर रूम सा दिया होता है और इसे डांटते हुए कहती है कि तुम्हारी माँ क्या तुम्हारे लिए पैसे नहीं छोड़ कर गई, या तुमने वो पैसे कहाँ पर छुपा कर रखे हुए हैं? मैंने तुम्हें रहने के लिए ये जगह दिया ना, यही बहुत है। तो इस बात पर वो कहती है कि मैं नीचे गिरने लगी थी ना, बस यहीं से एक चोट लगी है और कुछ भी नहीं हुआ। तो वो उसके बालों को देखकर पूछता है कि क्या बाल भी तुम्हारे नीचे लग गए? तो इस बात से भी उसे याद आता है कि उसी रिलेटिव ने उसको मारा भी था और साथ में उसके बाल भी काट दिए। इसी वजह से कहीं से बाल कटे हुए थे और कहीं से उसके लंबे बाल थे। पर ये बात भी वो उसको रियल वाली नहीं बताती, बल्कि उसे यही कहती है कि नॉर्थर्न वाली जो साइड है चाइना की, वहाँ पर सर्दी ज्यादा होती है तो मेरे बाल जम गए थे, तो इसी वजह से मेरे बाल ऐसे हो गए हैं। तो वो भी उसकी बातों को मान लेता है, फिर अपने साथ उसको दिखाने ले जाता है कि उसने क्या क्या जीता हुआ है और उसको ये भी बताता है कि तुम भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, तुम्हें यहाँ से बोनस भी मिलेगा। ये सुनते वो खुश हो जाती है, पूछने लगती कि क्या मैं भी पार्टिसिपेट कर पाऊंगी। वैसे दिखाया जाता है कि वो इसकी रिक्वेस्ट लेकर मास्टर के पास पहुंचा होता है। मास्टर से कहने लगता है कि प्लीज मान जाए ना, वो लड़की बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। मास्टर उसकी बात सुनकर कहता है कि तुम तो टैलेंट की बात ऐसे कर रहे हो जैसे तुम में टैलेंट हो और तुम्हें टैलेंट के बारे में बहुत कुछ पता हो। पर वो मास्टर से यही कह रहा होता है कि मुझे पता है कि उस लड़की में सच में टैलेंट है। तो मास्टर से समझाते हैं कि तुम्हें टैलेंट नहीं है, बल्कि जो टैलेंट का स्टार्ट होता है ना तो बस तुम वो हो। तो कहते हैं कि ये तो और भी अच्छी बात है, वो लड़की मुझसे भी ज्यादा अच्छा टैलेंट रखती है। अब उसकी बात से मास्टर लिन की स्केटिंग को देखने तो आ जाते हैं और लिन भी उन्हें स्केटिंग करते हुए दिखा रही होती है, बट वो गिर जाती है और गिरने के बाद भी वापस से खड़े होकर स्केटिंग करने लगती है। नीचे कह रहा होता है कि कुछ नहीं होता अगर वो गिर भी गई है, मास्टर आपको हाँ करनी होगी। और मास्टर तो उसको स्केटिंग करते देखकर बहुत ही खुश हो रहे होते, उन्हें उसकी स्केटिंग काफी अच्छी लगती है और कह भी देते हैं कि बहुत अच्छा है। ये सुनते ही नीचे फौरन से लिन को आवाज देता और कहता है कि मास्टर ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है। ये सुनते वो भी रुक जाती है, पर मास्टर कहने लगते हैं कि मैंने कब ऐसा बोला। तो वह कहता है कि आपने गुड बोला, इसका मतलब आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। और वैसे दिखाया जाता है कि लिन सच में ट्रेनिंग के लिए आ चुकी थी और मास्टर भी सब बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं कि तुम लोगों ने क्या करना है, कैसे करना है। वैसे लिन के पास एक लड़का आता है जो आकर उसे कहने लगता है कि ये शूज तुम्हारे लिए और नीचे ने बोला था कि तुम्हें ये शूज दे दो, तुम्हें स्केटिंग शूज की जरूरत है। तो वो उससे पूछती है कि नीचे क्यों नहीं मुझे नजर आया, वो कहाँ पर है। तो वो बताता है कि वो बीजिंग चला गया। अब ये बात सुनकर तो सोचने लगती है कि वो यहाँ से क्या फेल हो गया और फिर उसने वहाँ जाने का फैसला कर लिया, यहाँ से उसने गिव अप कर दिया। अब ऐसे दिखाया जाता है कि ये ट्रेनिंग के लिए बाहर बच्चों के साथ आई होती है और उसी टाइम पर नीचे भी अपनी फैमिली के साथ जा रहा होता है। वो अपनी कार से उसको भागते हुए देखने लगता है और उसकी फैमिली वाले जो बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर नीचे के काफी ज्यादा दोस्त वगैरह थे, पर उसे सभी को गुड बाय कहकर जाना पड़ रहा और शायद ये कभी भी यहाँ पर वापस ना आए। वैसे लिन दिखाई जाती है जो मास्टर के साथ उनके घर पर आती है और सभी उसका बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं, मास्टर का बेटा भी और मास्टर की वाइफ भी। यहाँ तक कि उनकी वाइफ तो लिन से कह रही होती है कि तुम बैठकर टीवी देखो, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। ये कहकर वो खाना बनाने के लिए चली जाती है। मास्टर भी आकर उसे कहते हैं कि तुम ये भी खा लो, पर वो बहुत ही ज्यादा शाय फील कर रही होती है। मास्टर के पास बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम कितनी बार मेरे घर पर आ चुकी हो, पर इस तरह क्यों शाय फील करती हो, तुम्हें खुलकर रहना चाहिए। यहाँ पर हम सब अपने हैं और देखो टीचर आपके पेरेंट भी होते और तुम मुझे बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह समझो, तुम ऐसे समझो मेरी फैमिली की सबसे पहली बेबी हो। तो वह कहती है कि क्या मतलब। तो मास्टर उसके कहते हैं कि मैं तुम्हें खुश कर रहा हूँ और अपने बेटे को कहते हैं कि ये दूसरे नंबर पर है। वो भी बस चुप करके बैठ जाता और कुछ भी नहीं अपने डैड से कहता। तो उसके डैड कहते हैं कि नीचे मेरा तीसरे नंबर पर है। और फिर से इसके माइंड में नीचे का ख्याल आता है और वापस से मास्टर की वाइफ इसके पास आती है जो मिसेस फेंग होती है। मिसेस फेंग आकर उसे रेड एनवेलप दे रही होती क्योंकि फेस्टिवल होता है न्यू ईयर, बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। तो उसे कहने लगती है कि तुम ले लो ना, ये एक्सेप्ट करना चाहिए। और फेंग चाओ भी कहता है कि तुम्हें ये एक्सेप्ट करना चाहिए। तो वो उनसे पकड़ लेती है, बट उनके वहाँ से जाने के बाद वो वहीं पर एक बैग के नीचे उसे छुपा कर रख देती है कि किसी को भी नजर ना और वो ले भी ना, क्योंकि वो उनके पैसों को नहीं लेना चाहती थी। पर यहाँ तक कि वो आते हुए उनके लिए दूध भी लेकर आई थी एक ऐसा गिफ्ट। अब मिसेस फेंग जब सोने के लिए रूम में होती है तो मास्टर से लिन को लेकर डिस्कस कर रही होती है। तो वो कहते हैं कि मैं लिन को अपने साथ इसलिए लेकर आ जाता हूँ क्योंकि वहाँ पर डॉम
में कोई बच्चा नहीं होता और तुम्हें पता ना कि बचपन में ही इसकी माँ भी चली गई थी और बाप जो गैम्बलिंग करने लग गया तब उसका तो अता पता भी नहीं है कि वो कहाँ गया कहाँ नहीं। इसलिए मुझे इस बच्ची पर तरस आता है। डॉम में रहती है और डॉम में अब जब छुट्टियां आ चुकी हैं तो कोई भी बच्चा नहीं होता और कैफे भी बंद हो चुका है तो वहाँ पर खाना भी नहीं होगा। तो मैं उसको अपने साथ ले आया। तो उनकी बात सुनकर उनकी वाइफ कहती है कि नेक्स्ट टाइम जब भी तुम उसे लेकर आओ तो मैं उसको अपने साथ सुलाऊंगी और आज भी इसलिए आपको सोफे पर सोना होगा। वो तो बेचारे हो जाते हैं कि क्या मुझे सोफे पर सोना होगा। वैसे इतने टाइम में लिन भी आ जाती है। लिन को देखते ही मिसेस फैंग तो खुश हो जाती है और उसका ड्रेस वगैरह सेट करने लगती है और लिन तो मास्टर के हाथ में ब्लैंकेट वगैरह देकर पूछती है कि आप कहाँ पर जा रहे हैं। तो वो कोई बहाना करके वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके वहाँ से जाने के बाद मिसेस फैंग कहने लगती है कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे साइज का ड्रेस लेकर आऊंगी जो तुम्हारे लिए सिर्फ होगा। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और उसके बाद रात में सोने के लिए भी उनके साथ लेट गई थी बट अपनी मॉम की याद में रो रही होती है क्योंकि वो हमेशा चाइनीज न्यू ईयर अपनी मॉम के साथ मनाती थी और उसे अपनी मॉम की याद आ रही होती है इसलिए उसे रोना भी आ रहा था और उसके रोने की वजह से मिसेस फैंग भी उठ जाती है बट वो अपना मुंह ब्लैंकेट में देकर खुद को चुप करवाना चाहती तो मिसेस फैंग भी उसे कुछ नहीं कहती बस उसे थपथपाने लगती है माँ की तरह। अब इसी तरह आइस स्केटिंग करते हुए लिन बड़ी हो चुकी थी और फेंग शाओ ही उसका पार्टनर होता है। फेंग शाओ उसका रिकॉर्ड बताता है कि तुम्हारा 48.1 सेकंड है तो उसे कहती है कि बस मैं 0.1 सेकंड ही पीछे हूँ। तो वो उसे चढ़ाते हुए कहता है कि अभी भी तुम मुझसे 2 सेकंड फिर भी पीछे हो। तो कहती है कि अच्छा बस। वैसे फेंग शाओ को याद आता है कि मॉम का तो बर्थडे है तो वह कहती है कि हाँ मास्टर ने बोला था कि वो काफी अच्छा कुछ उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये कहते हुए वो जाने लगती तो वह कहता है कि डैड ने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो मॉम के लिए क्या सरप्राइज अरेंज कर रहे हैं। तो वह कहती है कि उन्होंने बोला था कि ये सीक्रेट है और तुम्हें भी पता लग जाएगा। अब ऐसे दिखाया जाता है कि लीना अपने साथ फेंग शाओ और मास्टर मिसेस फैंग को ले आती और उनसे आकर कहती है कि ये कूपन रोज नहीं मिलता और इसका टाइम भी लिमिटेड है। बस आप सबके पास 3 मिनट होंगे और 3 मिनट में सबने रेडी होकर सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाना है। फेंग शाओ तो ये सुनते ही कहता है कि ठीक है और जैसे ही ये काउंटडाउन स्टार्ट करती है वैसे ही दोनों वहाँ से जाने लगते हैं पर मॉम डैड तो वहाँ से नहीं जाते। एक डैड को फेंग शाओ ले जाता और दूसरी मॉम को लिन ले जाती है। अब चारों रेडी होकर आ गए थे। पहले तो वो थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद खाने के लिए पहुंच जाते हैं। खाने से पहले उन्होंने सोच लिया था कि वो हेल्थी चीजें खाएंगे और टूट कर खाएंगे मतलब कुछ भी रहने नहीं देंगे इसलिए सभी खाने के लिए खाना इकट्ठा करने लगते और अच्छा खासा सभी खाकर बैठ भी गए थे। पर अभी भी 1 घंटा बाकी होता तो लिन कहती है कि आपको और भी खाना होगा पर मास्टर बोल देते हैं कि अब तो मुझसे और नहीं खाया जाएगा। अगर मैंने कुछ और खाया तो मैं वॉमिट भी कर दूंगा। बट उसने अभी भी खाना नहीं छोड़ा। बाकी सब तो खाना छोड़कर बैठ गए थे यहाँ तक कि मॉम तो सो ही गई थी और जैसे उनके खाना पास लेकर जाया जाता है तो वो तो पीछे कर देती कि मैं नहीं खाऊंगी और लिन जबरदस्ती अपने पेट में खाना डाल रही होती है। वो बस कुछ भी छोड़ना नहीं चाहती थी। अब इसके बाद सभी मसाज के लिए आ जाते और मास्टर को तो ये खुद ही बैठ कर मसाज कर रही होती है और फिर फेंग शाओ को भी करती है और उसको ऐसा दर्द देती है कि बेचारा चिल्लाना चाह रहा होता है बट उसको चिल्लाने भी नहीं देती कि ये पब्लिक प्लेस है यहाँ पर चिल्ला नहीं सकते हो। अब इसके बाद वैसे ही वो मिसेस फैंग के लिए केक लेकर आ जाती है। मिसेस फैंग भी ये देखकर उठकर बैठ जाती है और बाकी सब भी उनका बर्थडे विश करने लगती है और वो भी कैंडल ब्लॉक करती है। अब ऐसे नेक्स्ट दिखाया जाता है कि लिन अपना जॉगिंग करने के बाद जैसे ही बैठती है तो फेंग शाओ उसके लिए खाने को ले आता और बताता है कि मॉम ने भेजा है। तो वो कहती है कि फिर मैंने जॉगिंग किस लिए की है। तो वो कहता है कि चुप करके ये खा लो मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बचा कर लेकर आया हूँ इतनी मुश्किल से और उसे ओपन करके देने लगता है। वो तो जल्दी से उसे पीने लगती है। तो वो बताता है कि मॉम ने इसमें अपना प्यार भेजा है क्योंकि वो जब ये तुम्हारे लिए खाना डाल रही थी तो बहुत ज्यादा खुश थी। तो वो उसे कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम मास्टर के साथ यहाँ तक आए होगे और बस यहाँ का गेट ही गुजर कर आए और कह रहे हो मैं बहुत मेहनत से लेकर आया। तो वो बताता है कि नहीं मैं सुबह से बस से आया हूँ और बस में खड़ा हुआ था। एक हाथ से मैंने बस को पकड़ा हुआ था और एक हाथ से इसको पकड़ा हुआ था। मुझे पता है कि मैं किस तरह बचाते हुए लेकर आ रहा हूँ। फिर ये भी बताता है कि मुझे मॉम डैड की सुबह में बातें काफी मिस्टीरियस सी लग रही थी। पता नहीं वो कहाँ पर एयरपोर्ट पर किसको लेने के लिए जा रहे हैं। तो वो उसकी बात सुनकर कहती है कि कहीं परमिशन प्लेयर तो नहीं आ रहे। वैसे ये बात सोचने के बाद वहाँ से भाग जाती है अपनी आइस स्केटिंग करने के लिए और जब वो आइस स्केटिंग कर रही होती है वैसे पीछे से एक लड़का आता है जो इसको कहता है कि चलो कम्पीट करते हैं। ये सेम टू सेम वैसे ही उससे बोलते हैं जिस तरह पहली बार नीचे ने इससे कहा था। अब इसको फौरन से नीचे याद आता है और उसके साथ कम्पीट भी करने लगती है बट अभी भी वही लड़का आगे होता है उससे और जैसे रेड लाइन आने वाली होती है तो वो उसे बताता है कि रेड लाइन आने वाली है और ये अभी भी सेम टू सेम नीचे की तरह ही बता रहा होता और गो भी वैसे ही बोलता है। अब छोटे होते तो इन दोनों ने गिरकर इस रेस को एंड किया था बट अब की बार गिरकर रेस को एंड नहीं करते और नीचे इस रेस को जीत जाता है। वो तो बस उसे देखी जा रही होती है। तो नीचे कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं क्योंकि ये वही बच्चा था जो बचपन में इसे मिला था। तो ये फौरन से पहचान कर कहती है कि तुम नीचे हो ना, तुम कहाँ चले गए थे, वहाँ तुमने कैसे खाया पिया, क्या था, सब कुछ ठीक था ना। तो कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ और मैं अभी ट्रेन से आया हूँ। तो वो कहती है कि क्या मतलब तुमने अब वापस चले जाना है। तो वो कहता है कि नहीं आपकी बार मैं एज अ टीम मेंबर आया हूँ तो यहीं पर रहूंगा। उसकी ये बात सुनकर वो खुश हो जाती है। तो वो उससे कहता है कि आपकी बार तो तुम्हारे बाल भी अच्छा, तुम काफी कॉन्फिडेंट भी हो। तो वो उसे कहती है कि हाँ मुझे अपने बालों की केयर करनी अच्छे से आ गई है इसलिए अब ठीक है। वैसे वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है जो उनकी तरफ लाइट मारते हुए पूछता है कि तुम दोनों कौन हो। नीचे अपना नेम भी बताता है पर वो कहता है कि नीचे वो कौन है। लिन तो उसकी आवाज का पहचान जाते हो, कहने लगती है कि फेंग शाओ तुम हमें तंग कर रहे हो ना। तो फेंग शाओ लाइट को नीचे कर देता है और उनकी तरफ जब आने लगता है तो गिर जाता है। तो नीचे को बताता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे आने का घर जाकर पता लगा। जब तुम्हारे लगेज को
देखा इसलिए मैं यहाँ आ गया। पर लिन कहती है कि इसकी बातों को सुनकर टाइम नहीं वेस्ट करो, तुम बताओ क्या करना है आगे। तो वह कहता है कि तुम जो कहोगी। तो वह कहती है कि चलो ठीक है, फिर इसको सबक सिखाते हैं। ये कहकर दोनों उसकी टांगे पकड़कर उसको खींच कर लेकर जाने लगता है, बट वो तो सरेंडर कर देता है कि मैं हार मानता हूँ। अब लिन जहाँ पर बैठी होती है वहाँ पर कुछ लड़के बातें करते हुए नीचे के बारे में ही आ रहे होते हैं कि नीचे जब यहाँ से गया था तो कितना अकड़ कर गया था कि जैसे उसने कभी वापिस ही नहीं आना, पर अब उसके डैड के पास पैसे खत्म हो गए हैं तो वो यहाँ वापिस आ गया है डॉम में रहने के लिए। अच्छी बात है, जो उसको कमरा मिला वो सामान वाला कमरा वो वही डिजर्व करता था। तो उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हारे रूम में भी तो एक बेड खाली था ना, तो तुमने उसको वो क्यों नहीं दिया। तो वह कहता है कि मैं तो नहीं दूंगा। अब उसकी ये बात सुनकर लिन तो भागी भागी जाती और फेंग चाओ जब उसको रास्ते में मिलता है तो वह फेंग चाओ से पूछती है कि नीचे का रूम कहाँ पर है। तो वो बताता है कि फ्लोर के लास्ट में जो रूम है वही वाला उसका है जहाँ पर इक्विपमेंट्स वगैरह भी पड़े होते हैं। तो वो उसे कहती है कि वहाँ पर वो क्यों रह रहा है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई वहाँ पर उसको रखते हुए। तो वह कहता है कि उसको अकेला रहना पसंद है, वो किसी के साथ नहीं रहता इसलिए वहाँ पर रह रहा है। पर ये भी उसके रूम में भागते हुए पहुंच जाती और सफाई करने का सामान भी उसके रूम में ले जाती है। तो वो तो उसको देख ही रहा होता है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ये रूम अच्छा बनाना चाहती हूँ, हम दोनों मिलकर इस रूम में काम करेंगे और इस रूम को रहने के काबिल बनाएंगे। ये कहकर वो अपना सफाई का काम स्टार्ट कर देती है, यहाँ तक कि उसके रूम के लिए न्यू न्यू चीजें भी लेकर आती है जो उसके बेड के साइड में लगा रही होती है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास तो पैसे कम है ना, तो तुमने इतने पैसे क्यों लगाए। तो वो कहती है कि मेरी मर्जी, मैंने पैसे लगाए। तो वो उसे ये भी बताता है कि मैंने तो इस रूम में थोड़े टाइम के लिए रहना है। तो कहती है कि थोड़ा टाइम के लिए भी रहना पर फिर भी अच्छे रूम में रहो। यहाँ तक कि वो तो उसके रूम की उससे भी सफाई करवाती और अच्छे से वो रूम रेडी हो जाता है रहने के लिए। और विंडो के पास उसके लिए प्लांट भी रखती है और बताती है कि जब ये सूखने लगे तो इसको पानी दे देना। वो तो बस चुप करके इसकी बातों को सुन रहा होता है। तो वो कहती है कि चलो ठीक है अब मैं चलती हूँ। वैसे ही उसे फेंग चाओ की कॉल आती है तो वो बताता है कि फेंग चाओ की कॉल है। तो उसके सामने ही उस कॉल को रिसीव करता है और उसे कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो ये उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि मास्टर हमें बुला रहे हैं। तो ये खुश होकर मास्टर के पास जाने लगती है, पर जाते हुए सबसे पहले वापिस से मुड़कर रूम को देखती है और खुश होकर मास्टर के पास पहुंच गई थी। अब मास्टर उन तीनों को स्कूल में होने की वजह से एडवांस में ही ट्रेनिंग के बारे में बताते हैं, बट फौरन से फेंग चाओ तो मना कर देता है कि मैं तो नहीं इसमें जाना चाहता और 2000 युआन तो इसकी फी भी है, तो मैं 2000 युआन अपनी फैमिली के लिए बचाना चाहता हूँ। और उसकी फैमिली भी कौन थी, मास्टर ही तो थे। तो मास्टर कहते हैं कि तुम मुझसे बचोगे नहीं जिस तरह के तुम्हारे काम है। और फिर नीचे से पूछता है कि तुम्हें तो कोई इशू तो नहीं है ना। तो वह कहता है कि नहीं मुझे कोई इशू नहीं है। लिन से वो कुछ भी नहीं पूछते। अब उन दोनों को वो फॉर्म देने के बाद वहाँ से भेज देते और लिन से कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए स्पेशल फॉर्म है, तुम इसके बारे में सोच समझ कर फैसला कर सकती हो। अब उनकी बातों को नीचे भी सुन रहा होता है। अब सभी रात में खाने के टेबल पर दिखाए जाते जहाँ पर सब साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। लिन बताती है कि मैंने जिंगनियान टीम में ज्वाइन करने का सोच लिया है। उसकी ये बात सुनकर सभी उसकी तरफ देखने लग जाते हैं और मिसेस फैम भी कहती है कि क्या तुमने इतनी दूर जाने का सोच लिया। तो वह कहती है कि जी मैंने सोच लिया है और अब परेशान न हो, मैं वेकेशंस वगैरह में आपसे मिलने के लिए आती रहूंगी। फेंग चाओ कहता है कि तुम फिर रोते हुए वापस मत आना। तो वह कहती है कि नहीं मैं क्यों रहूंगी, यहाँ पर रोएगा तो कोई और। वो ये बात फेंग चाओ को ही कह रही होती है, बट वो कहता है कि मैं क्यों रहूंगा। बट मास्टर कहते हैं कि जो भी तुमने सोचा अच्छा सोचा है, पर नीचे तो बस उसे देख ही जा रहा होता है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।